नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा आप सभी का हमारे कार्यक्रम मंथन में तहे दिल से स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम आपको उन योजनाओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं जो योजनाएं सरकार द्वारा नए भारत के निर्माण के लिए बनाई गई हैं। आज हम हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे ये योजनाएं अहम रोल अदा कर रही है। वो डिजिटल इंडिया हो या फिर किसान भाइयों के लिए लाया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, या फिर हर किसी को छत मुहैया कराने के लिए लाया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर हर छोटे रोजगार वाले को, हर छोटे व्यापारियों को व्यापार चमकाने का मौका देने के लिए लाया गया मुद्रा लोन योजना। ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा हमारे विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देशवासियों के विकास के लिए लाई गई है ताकि हम नए भारत की ओर बढ़ सके और इसका असर दिख भी रहा है। आज हम नए भारत की ओर बढ़ भी चले हैं, न्यू इंडिया का निर्माण दिख भी रहा है साफ तौर पर। आज हम एक फ़ोन पर क्लिक करके कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। हमें बैंक की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता है। हमें प्लेन का टिकट कटाना हो या ट्रेन का टिकट कटाना हो, हम हर चीज़ अपने फ़ोन पर बैठे बैठे कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हासिल हम अपने फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। ये फ़ायदा हुआ है डिजिटल इंडिया का। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने ऐसी तमाम योजनाएं लाई हैं जिससे बच्चों को और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज ऐसे ही तमाम योजनाओं पर हम बात करेंगे। हमारे बीच दो अतिथि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे और सवाल जवाब के माध्यम से आप तक कई योजनाओं से जुड़ी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हैं हमारे बीच यूएनआई के वरिष्ठ पत्रकार कमलकांत सहाय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। उसके बाद हमारे बीच मौजूद हैं कृष्ण मोहन कुमार, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे बीच बहुत बार आ चुके हैं और आपसे बहुत तरह की जानकारियां भी इन्होंने बहुत सारी योजनाओं से जुड़ी हुई साझा की है। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और इनसे सवाल जवाब के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से योजनाएं नए भारत का निर्माण कर रही हैं, जो योजनाएं 2014 में मोदी सरकार द्वारा बनाई गई थी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम कमलकांत सहाय जी से और उनसे जानते हैं, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जर्नलिज्म के सेक्टर में इतने लंबे समय से हैं, तो किस तरह से ये डिजिटल इंडिया जो अभी फ़िलहाल आया है, डिजिटल इंडिया से क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, डिजिटल इंडिया ने कितना पकड़ बनाया है देश भर में और डिजिटल इंडिया का भविष्य कैसा दिख रहा है? भारत सरकार ने एक नए भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बदलते समय की मांग है जी। जो कहा जाता है कि अगर समय के साथ हम नहीं बदलेंगे तो हम विकास के रास्ते पर, समृद्ध होने के रास्ते पर, संपन्न होने के रास्ते पर काफ़ी पीछे छूट जाएंगे। तो अभी जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, जो भारत सरकार की ओर से चलाया गया और प्रमोट किया गया, तो आप जो पहले हम लोग, जो आपने कहा कि जो परंपरागत तरीके से जो काम होता था पहले कि बैंक में जाओ, बैंक में अपना पैसा निकालो, पैसा जमा करो, या फिर ट्रेन का टिकट कटाना है तो काउंटर पर जाओ, वहाँ पर टिकट लो। लेकिन अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा अच्छा फ़ायदा जो नज़र आया, तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, नोटबंदी, तो लोग बहुत उस समय था कि भाई डिमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट ये था उस समय जिस समय लॉन्च किया गया था कि भाई ब्लैक मनी को रोकना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना ज़्यादा आप कीजिएगा तो वो भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है कि ब्लैक मनी को हम कैसे रोक सकते हैं। इसलिए कि ब्लैक मनी सर्कुलेशन जो होता है ब्लैक मनी का, वो देश की इकोनॉमी को बहुत ही चौपट कर देता है। इसको कह सकते हैं एक तरह से दीमक है या कैंसर है, जो आप इकोनॉमी के लिए कितना भी प्रयास कीजिए। मान लिया कि आप बहुत अच्छा खाते हैं, पीते हैं, बहुत अच्छा सब रहते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत ही इन्फेक्शन है, सीरियस इन्फेक्शन है, तो जब तक उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो आपका सारा प्रयास जो है सो बेकार हो जाएगा, वो स्वस्थ नहीं हो पाएगा। तो जो आप कह रही हैं नई भारत, नया इंडिया बनाने का जो कल्पना है,
तो उसके लिए इकोनॉमी को मजबूत होना ज़रूरी है। तो इकोनॉमी को मजबूत होने के लिए तो जो हम लोग सकारात्मक प्रयास करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जो हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स करते हैं, जो अपने देशवासियों को समृद्ध करते हैं इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, जो आपने कहा, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए जो ये प्रोग्राम लाया गया डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का सबसे अच्छा ये बात हुआ कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया, जिस समय उन्होंने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था, तो ये अपील किया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा परेशान होने की, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। तो आपको आप आश्चर्य होगा कि आप बिहार, मतलब पटना मेट्रोपॉलिटन की बात छोड़ दीजिए, छोटे शहर में भी जाइए बिहार में, और मैं ये आप महाराष्ट्र की बात छोड़ दें, आप पंजाब की बात छोड़ दें, बिहार के छोटे कस्बे में भी आप जाएंगे तो आप चाय पिएंगे तो वहाँ पर है कि वहाँ पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। सब्जी वाला ठेला पर सब्जी बेच रहा है, वहाँ डिजिटल पेमेंट की सुविधा है। तो आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो काफ़ी आसान है। और दूसरी बात है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो भी है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रहता है, तो उसके चलते जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होगा, जितना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, तो आपको जो कहा जाता है ना कि ये पिल्फरेज, ब्लैक मनी है ना, तो ब्लैक मनी का स्कोप और ये जो इलीगल ट्रांजैक्शन है, जो इकोनॉमिक सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस माना जाता है, तो वो उसका बहुत कम स्कोप रह जाता है और उसको ट्रेल करना बहुत आसान होता है। अभी जितने भी आपका टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो टेररिस्ट एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि कैसे पैसा आया, कैसे वहाँ से फॉरेन से जैसे ट्रांजैक्शन हुआ। तो हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में साइबर क्राइम सेल है तो मनी ट्रेल करती है, तो मनी ट्रेल करने से वो वहाँ पता चलता है कि अरे ये जो फलना जो टेररिस्ट आउटफिट है तो उसका आका फॉरेन में 5000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वहाँ से पैसा भेज रहा है और इनका एक्टिविटी चल रहा है। तो वो सब काफ़ी एक अहम रोल है। और आप देखिए कि कोरोना पीरियड में, तो कोरोना पीरियड में आप देखिए कि बैंक में भी स्टाफ कम थे, जहाँ जाइए वहाँ तो भाई क्या है, तो कोरोना हो गया है, बहुत लोग डर के मारे छुट्टी पर चले गए थे। हालांकि छुट्टी बना था बैंक में, फिर भी अब कह देंगे तबीयत खराब है तो बैंक का मैनेजर तो नहीं कहे कि आप आइए। तो उस स्थिति में आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा रोल पे किया, इसीलिए कि आप घर बैठे, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे की ज़रूरत है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए, कहीं से किसी को पैसे की ज़रूरत है। और यहाँ जो बिहार के आप जानते हैं कि बिहार से बाहर बिहार के लोग काफ़ी काम करते हैं, तो बिहार सरकार ने जो किया तो वो काफ़ी ये आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, उनके अकाउंट में पैसा चला गया। भारत सरकार ने जो किया, उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर का पैसा देना है, तो गरीब कितना लाखों लाख गरीब परिवार को गैस सिलेंडर का पैसा मिल गया। गरीब कल्याण योजना के लिए है तो वो एक रिकॉर्ड है कि आपका कितना एस्टीमेट है कि गरीब कल्याण योजना में कितना अनाज देना है, उसको ट्रैकिंग हो रहा है, आप उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से काफ़ी सफल रहा। और आपका जैसा एक अनुमान जो एस्टीमेट है, जो आकलन है, असेसमेंट है कि आप 2016-17 से लेकर के और 2021 का देखिए तो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। हाँ, जैसा कि कमलकांत सर ने बताया अभी कि हम बस लेन देन जो है पैसे का वही डिजिटल इंडिया के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इससे बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। हम काला धन से भी बच रहे हैं, उसके साथ टेररिस्ट वगैरह से भी बच रहे हैं, साथ ही हर जगह अब हमें जेब में पैसे लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से लगातार विकास हो रहा है उसमें अब एक छोटे से चाय वाले के दुकान पर भी आप जाएंगे, सब्जी वाले के दुकान पर भी जाएंगे तो उनके ठेले पर भी एक QR कोड लगा होता है जहां से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये तो हो गई डिजिटल इंडिया की बात। जब बात करते हैं देश के विकास की तो हम किसानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कहा भी जाता है खेत में किसान और सरहद पे जवान अगर डटा है तभी हम देश में सुरक्षित हैं, खा पी रहे हैं। वैसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाई गई है। तो आइए अब चलते हैं कृष्ण मोहन कुमार जी के तरफ और उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो है उसका क्या कुछ लाभ मिल रहा है, किस तरह से लोगों को वो योजना का लाभ दिया जा रहा है और कितने किसान अभी तक इसका लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना में
सिर्फ यही बात नहीं है कि पैसे का लाभ दिया जा रहा है जी। साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये आते हैं किसान सम्मान निधि के माध्यम से। जी जी। और भी सारी सुविधाएं उसमें किसानों के हक में जो भी काम हो सकता है वो किया जा रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले किसानों के बारे में कोई सोचता नहीं था जी। और मुद्रा के रूप में या किसान सम्मान निधि के रूप में जो 2,000 रुपया पहले नहीं आता था, लेकिन गरीब किसानों के लिए जिनके पास कम भूमि है जी। वो पहले साहूकार के पास जाते थे छोटा छोटा खाद खरीदने के लिए या बीज खरीदने के लिए, उससे लोन लेने के लिए। तो कम से कम उनको तो ज़रूर राहत है कि 2,000 रुपया अगर हर 3 महीने पे 4 महीने पे आती है सरकार को, तो उससे छोटे किसानों को लाभ है। जी जी। और मानसिक रूप से वो जो कमजोरी अपने को फील करते थे कि हर काम छोटा बड़ा काम के लिए चले जाते थे साहूकार के पास। जी जी जी। और मोटा रकम उनसे असूलता था लोग। जी। किसानों के हित में सरकार ने और भी सारे कुछ काम किया है, क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत तभी होगा जब भारत का किसान मजबूत होगा, भारत का किसान देश में आगे बढ़ेगा, अग्रणी होगा। नदी जोड़ो अभियान चल रहा है जी। जल को किस ढंग से हम किसानों को पहुंचा सकें, पटवन की सुविधा मिलेगी। पटवन कैसे हो, पहले साधन क्या है, डीजल या बिजली। तो पहले के अपेक्षा में बिजली भी किसानों को अलग से एक फीडर का निर्माण किया गया है, जो हर किसान के खेत में लाइन उपलब्ध होगा, उसको सस्ते दर पे बिजली मिलेगी और डीजल से सस्ता उसका पटवन होगा। जब किसान के खेत में पानी पहुंचेंगे तभी तो किसान का फल लहलाएगा। तो किसानों के हक में बिजली से लेकर पटवन की सुविधा देने के लिए, और किसान तब समृद्ध होगा जब सिर्फ पहले की तरह खेती करेगा अगर, तो किसान सफल नहीं हो पाएगा। किसान को कुछ नया खेती करना पड़ेगा जिसमें पैसे आए, ऐसा क्रॉप्स उपजाए जिससे पैसा किसानों को मिल सके। ये मैं बताना चाहूँगा जो नई जानकारी है कि ये यूरिया एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण खाद है जो किसान उपयोग करते हैं। तो अभी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, तो उन्होंने जो पहला कदम उठाया किसान के हित के लिए कि यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता था, होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग, इसलिए कि यूरिया का जो है सो बहुत से कंपनी जो डिटर्जेंट कंपनी है वो यूरिया का यूज़ करते थे। तो उससे है कि वो तो यूरिया सरकार बना रही है, सब्सिडी दे रही है किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन उसका यूज़ हो रहा है डिटर्जेंट बनाने के लिए, तो किसान को मिल नहीं रहा। तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने नीम कोटिंग शुरू किया, यूरिया का नीम कोटिंग। तो अब जो भी यूरिया आ रहा है नीम कोटेड, तो नीम कोटेड यूरिया जो होता है वो डिटर्जेंट में इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, इसीलिए वो किसान को, और अभी नया आया है जो टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा किसान को कि लिक्विड यूरिया, आप एक बोतल में यूरिया ले जा सकती हैं। जो 1-2 बोरा का अगर जरूरत है तो 1-2 बोरा यूरिया जितना काम करता है वो छोटा सा बोतल में वो यूरिया काम करेगा। आप स्प्रे कर दीजिएगा छोटा और स्प्रिंकलिंग कीजिएगा तो वो इतना एरिया कवर कर लेगा जो आपको 2 बोरा यूरिया चाहिए। तो उस हिसाब से भी आपको फायदा हो गया। मतलब किसानों को हर तरह से लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अब किसान की तो बात हो गई, किसान से अब उन लोगों की ओर बढ़ते हैं जिनका विकास भी बहुत ज़रूरी है इस देश में विकास के लिए, यानी कि नीचे तख्ते के लोग, वो लोग जो सुबह कमाते हैं तो रात का सोचते हैं, रात खाते हैं तो सुबह का सोचते हैं। वैसे लोगों को अपना व्यवसाय चमकाने के लिए, अपना व्यापार चमकाने के लिए मोदी सरकार मुद्रा लोन योजना लेकर आई, जिसके अंतर्गत हर किसी को, हर व्यापारी को, जो छोटा से छोटा व्यापारी है, बिना किसी गारंटर के उसे लोन दिया जा रहा है। इस पर हम जानेंगे कमलकांत जी से कि किस तरह से मुद्रा लोन का लाभ मिल रहा है लोगों को, मुद्रा लोन किस तरह से फ़ायदा दे रहा है उन छोटे व्यवसाय वाले लोगों को जिनको अपना व्यवसाय करने में पहले बहुत मुश्किलें होती थी क्योंकि उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, उन्हें लोन नहीं मिलता था। आप जानती हैं कभी आपको बैंक से लोन लेने का जरूरत पड़ा होगा, आपको, आपके परिवार को, आपके परिचित को, तो वो कहानी आपको सुनाते होंगे कि आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो बहुत आराम से बैंक काउंटर पर आपका पैसा लिया जाता है, आराम से जमा हो जाता है, कोई मतलब ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाता है। पैसा अपना निकालने जाती हैं, निकाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और वहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा जाता है
कि हम ये लोन का सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं, ये सुविधा देते हैं। देख के बड़ी खुशी होती है कि जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग लोन ले सकते हैं, हमारा अकाउंट वहाँ है। लेकिन जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक के अधिकारी आपको इतना कागज़ मांगते हैं कि आपका क्या इनकम टैक्स रिटर्न है, आप लोन पेमेंट कर सकती हैं कि नहीं कर सकते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लाइए और बाकी जितने कागज़ है वो सब। तो उसके चलते लोगों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। और जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं तो उनके पास सारे कागज़ रहते भी हैं, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनका अपना मकान है या अच्छे जगह कहीं पर रेंट पर रह रहे हैं तो सारी सुविधाएं वो लोग कागज़ देते हैं। लेकिन अब आदमी जो है सो जो बगल में जो आपका खोइंचा पर कोई सामान बेच रहा है, जो फुटपाथ पर 50,000, 40,000, 30,000 का कोई सामान लेकर के बैठता है, छोटा सा दुकान करता है, तो उसको लेकर के तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब तबके से आते हैं, जो खुद कहते हैं कि हमने चाय बेच करके ज़िंदगी शुरू किया, चाय बेच करके जीवन में आगे बढ़े, तो वो उनको एक गरीबों के प्रति दर्द है। वो जो चाय बेचने वाले लोग, जो जलेबी बेचने वाले लोग, जो पकौड़ा और समोसा बेचने वाले लोग या उससे और आगे के लोग, तो उनके लिए उनके मन में है कि भाई उनका समस्या कैसे समाधान हो। तो इस तरह से बहुत अच्छा मुद्रा लोन योजना जो है, तो उसके लिए क्या है कि आपको 5,000 रुपए से लेकर के आप 10,000, 10 लाख जितना भी पैसा चाहे, तो मान लिया कि वो मतलब कहने का मतलब ये पकोड़ा से मतलब नहीं, कहने का मतलब है ठेला वाला, खोइचा वाला, हर छोटे व्यवसाय वालों को आराम से लोन छोटा से लेके 10 लाख का तक जो रोजगार करते हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती, इसमें आसानी से हर किसी को लोन मिल जाता है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कृष्ण मोहन सर कि जिस तरह से कोई भी सरकार हो वो योजनाएं बनाती हैं, हर बार योजनाएं सरकार लाती हैं, जनता को कभी उन योजनाओं का लाभ मिलता है, कभी उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। मोदी सरकार से पहले भी सरकार रही है जिन्होंने योजनाएं बनाए हैं। तो जो ये सरकार है, हमारी तत्कालीन सरकार, आखिर इनकी योजनाओं में ऐसा क्या है कि हम नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं और इनकी योजनाएं किस तरह से कारगर साबित हो रही है? दोनों में क्या अंतर है? नहीं, योजना लाना सरकार का काम है जी, इम्प्लीमेंट कराना भी सरकार का काम है जी। योजनाएं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचे इसके बारे में पहले सरकार को प्लानिंग करना पड़ता है। जी जी। तो अब की जो सरकार है कैसे जनता को डायरेक्ट लाभ मिले इसकी प्लानिंग करके कोई योजना को लाती है जी। लाभ हानि के बारे में उसके पूरा जानकारी ले लेती है, तब इस योजना को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। सिर्फ सरकार योजना लेकर चली आएगी और जमीन पे कैसे उतरे इसका ब्लूप्रिंट अगर तैयार नहीं होगा तो किसी योजना का लाभ नहीं होगा। जैसे पहले हुआ करता था, देश के पूर्व के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि मैं केंद्र से भेजता हूं 100 रुपया और लोगों के पास पहुंचता है 15 पैसा। तो सबसे पहले बिचौलियों को रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। सभी बिचौलियों को खत्म किया गया, डिजिटल के माध्यम से। ये कह रहे हैं भाई साहब, नहीं, जनधन योजना के माध्यम से भी जी। खाता खोलना भी बहुत बैंकों में गरीब लोगों को जाना घुसना अंदर दिक्कत होता था और खाता खोलने की तो दूर की बात है। तो सबसे पहले तो जनधन योजना इसी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी गरीब गुरबाओं का खाता बैंक में खुले, इसलिए जनधन योजना का, ताकि डिजिटलाइजेशन में हम आगे बढ़े। डिजिटल इंडिया दूसरा चीज है। जी जी जी। तो डिजिटल इंडिया का उपयोग हर काम में, चाहे किसान का काम हो, चाहे स्टूडेंट का काम हो, चाहे बैंक में पैसा जमा करना हो, चाहे एक दूसरे को पैसा को देना है, तो डिजिटल इंडिया में उसमें बहुत बड़ा योगदान है। देश के आर्थिक रूप से तरक्की में, देश को आगे बढ़ाने में डिजिटल के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है। और किसी भी देश को तरक्की करना है जी जी, तो सबसे पहले क्या आवश्यकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। तो आज आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हुआ है। जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर कोई फैक्ट्री उक्ट्री लगाना है तो क्या है? बिजली चाहिए। उद्योग, अगर कोई उद्योग धंधा लगाना है तो बिजली की आपूर्ति चाहिए। बिजली आपूर्ति भी हो गया तो क्या चाहिए हमको? क्राइम कंट्रोल चाहिए, क्राइम कंट्रोल, सुशासन होना चाहिए, देश में शांति होनी चाहिए। उद्योगपति को लगे कि अगर हम यहाँ रोजगार लगाने जा रहे हैं तो हमारा रोजगार को कोई हानि नहीं होगा, कोई लुटेरा आकर लूटेगा नहीं, तो इतनी गारंटी होती है। तो आज के समय में भारत आगे बढ़ रहा है, न्यू इंडिया की तरफ अग्रसर है। ऐसे में जब बात होती है तो इंसान की एक ज़रूरी जो नीड होती है, ज़रूरत होती है, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान की। किसान भाइयों पर हमने बात किया, रोटी की बात हो गई। अब बात करें मकान की, तो मकान के अंतर्गत भी प्रधानमंत्री आवास योजना
का लाभ मिल रहा है। एक बार फिर से मैं कमल मोहन सर से ही पूछना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो किस तरह से लाभ दे रहा है लोगों को और किस तरह से उसके अंतर्गत लोगों को लाभ मिल रहा है? पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं, नाम दूसरा था जी, किसी व्यक्ति के नाम से, जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनके नाम से ये योजना था जी। बाद तो में पहले तो उसको प्रधानमंत्री ने चेंज किया, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, और उसका राशि भी बढ़ाया, तिगुना कर दिया राशि को। पहले क्या होता था, मुखिया अनुशंसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, 50 तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम था। उस सारी बाधाओं को दूर करते हुए कोई भी आदमी अगर चाहे तो अपना ज़मीन पे अगर झोपड़ी पट्टी है तो उसका फोटो खींच कर, और अनुशंसा सिर्फ रेकमेंड कराने का पावर मतलब उसको है कि मुखिया को या वार्ड सदस्य को कि वहाँ भेजे BDO के पास, SDO के पास। सरकार खुद सर्वे कराती है और उस पर सर्वेक्षण कराकर जो गरीब नीडी लोग होते हैं उनको आवास उपलब्ध कराती है। पहले था सिर्फ एक रूम का दे दिया, रूम बना कर दे दिया, लेकिन अब क्या है, एक रूम, किचन, बाथरूम, मतलब नल जल के साथ, बिजली के साथ में उज्ज्वला योजना का भी एक गैस सिलेंडर भी दिया गया, आवास योजना के तहत भी उनको उसमें दिया जाता है जी। तो गरीब कैसे संपन्न हो, उसका हानि देश को भी हो रहा था। गरीब गुरबा समझते नहीं थे जंगल की बात, जंगल की लकड़ियां कट रही थी, उस पर वायुमंडल पर असर पड़ रहा था, सीधे सीधे पर्यावरण पर असर पड़ रहा था, जंगलें साफ हो रही थी, तो जल भी, वर्षा भी कम होने के कारण फसल को भी क्षति पहुंच रही थी। तो उस सब को ध्यान करते हुए लकड़ी कम कटे, पर्यावरण का रक्षा हो, उसके अंतर्गत भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर उनको दिया गया। और हमारी माँ बहने के, गरीब माँ बहने के आंखों में आंसू भी ना आए, आंख भी खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखते हुए आवास योजना में जोड़ा गया। जो 2011 में ACCC हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, तो ACCC का जो 2011 में तैयार किया गया था, तो भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया है कि ACCC में जिनका होगा, जो ऐसी नाम होगा तो वो एलिजिबल होंगे ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो वो एक डिसीजन लिया गया है ताकि एक उसमें ज़्यादा गड़बड़ी, सामाजिक भी एक एकरूपता रहे, उसके वैसे जातीय आधारित ना हो, सामाजिक भी एकरूपता रहे, इसलिए तो ACCC। सबसे पहले मैं अपने दोनों अतिथियों का, कमलकांत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। वैसा ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में जो कुछ भी योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, उन योजनाओं के बारे में जानकर आप लाभान्वित होंगे। जो लोग इन योजनाओं का लाभ ले चुके हैं वो तो पहले से ही नया भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। जो लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं लिए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इन योजनाओं का लाभ लें और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, फिर हम लौटेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद, नमस्कार।